बहुत बार ना आपने अपनी टीम को डेडलाइंस दी होगी और अक्सर आपकी टीम डेडलाइन पे काम पूरा नहीं कर पाती है। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर फाउंडर इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक कुछ होता है और डेडलाइन पे काम पूरा नहीं हो पाता। डेडलाइन कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो हवा में डिसाइड किया जाता है। ये आपके बिजनेस की डायरेक्शन डिसाइड करता है। डेडलाइन मिस होने के ना मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा रीजन क्या है? अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। एक फाउंडर सोचता है कि मैं टीम को खींच के काम कराऊंगा, मैं उनको ऐसी डेडलाइन दूंगा जिसमें उनको दिन रात काम करना पड़ेगा। शायद टीम उस टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट डिलीवर भी कर देती है, बट आपको पता है क्वालिटी उस लेवल की नहीं आ पाती है। 14 साल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करने के बाद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप अगर अनरियलिस्टिक डेडलाइंस रखते हो, आइदर वो पूरी नहीं हो पाती, मतलब कस्टमर से कंप्लेन आती है, या फिर वो कंप्लीट हो जाती है तो वो क्वालिटी अचीव नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अनरियलिस्टिक डेडलाइन रखते हैं तो हमारा बिजनेस खराब होता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने कुछ टाइम पहले फेस्टिव सीजन के अंदर एक स्कीम निकाली कि हम आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी करके देंगे। उस टाइम पे नेक्स्ट डे डिलीवरी करने वाला कोई प्लेयर नहीं था। अब लोगों ने दबा के ऑर्डर किया, बट ज्यादातर लोगों की कंप्लेन ये थी कि हमको एक दिन डिले आया, 2 दिन डिले आया, प्रोडक्ट कभी टूटा हुआ आ रहा था। अब एक नॉर्मल बंदा सोचेगा कि भाई 1-2 दिन का डिले आ रहा है, उससे ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा? कस्टमर्स को पहले भी 2-3 दिन लगते थे प्रोडक्ट आने में, अभी भी 2-3 दिन लग गए, कुछ नया तो नहीं हो गया। नहीं भाई, आपकी क्रेडिबिलिटी चली गई। जिन लोगों ने ये सोच के ऑर्डर किया था कि कल मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा और मैं उसको यूज कर लूंगा, और नहीं आ पाया, तो बंदा कहेगा भाई ये कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकते। जब कंपनी पे भरोसा नहीं होता ना, तो कस्टमर आपको छोड़ के चला जाता है जब भी उसको कोई ऑल्टरनेटिव दिखाई देता है। एक टॉप कंसल्टिंग फर्म है मैकेंजी के नाम से, उनका कहना है एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस के बिना डेडलाइन नहीं हो सकती। अगर आप किसी काम को ढंग से कर ही नहीं पाओगे तो डेडलाइन कैसे सेट करोगे? तो यहां पर सवाल निकल के आता है, रियलिस्टिक डेडलाइंस किस तरीके से सेट करी जाए। यहां पर मैं एक फ्रेमवर्क यूज करने वाला हूं, स्मार्ट फ्रेमवर्क, जो मैंने कई बार इस सीरीज के अंदर बताया भी है। बट इस स्मार्ट फ्रेमवर्क को थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है डेडलाइन सेट करने के ऊपर, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क्स डाले हैं। स्मार्ट फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहली चीज आती है एस। एस मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या हमने क्लियर कर दिया है हर टीम को कि हमारा काम क्या है, किसको क्या क्या करना है, कब तक कंप्लीट करना है। क्या हमारे हर एक टीम मेंबर के पास में क्लियरिटी है कि उनको करना क्या है? जिस ई कॉमर्स कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि उन्होंने स्पेसिफिक्स पे ध्यान नहीं दिया था। टॉप मैनेजमेंट को पता था कि किस तरीके से चीजें होने वाली है, बट जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जिनको एक्चुअली काम करना था, उनको नहीं पता था ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल फ्रेमवर्क्स बताता हूँ किस तरीके से आप अपने स्पेसिफिक्स को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है डेली स्टैंड अप्स और वीकली रिव्यू। डेली स्टैंड अप का मतलब ये है कि आपको पॉपुलर कॉमेडी वाला बंदा बुलाना है और रोज उससे स्टैंड अप करवाना है अपनी टीम के सामने, जिससे आपकी टीम का मोराल बना रहेगा। डेली स्टैंड अप का मतलब ये है कि डेली आपको टीम से कम्युनिकेट करना है कि भाई तेरा स्टेटस क्या है, तू क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये जो मीटिंग्स है ये घंटों की नहीं होगी, ये मीटिंग सिर्फ 10 से 15 मिनट की होगी। अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज हो रहा है तो आप उसका यूज करके देख सकते हैं कि किसका काम क्या चल रहा है, कौन कहाँ तक पहुंचा है। अगर नहीं हो रहा तो मात्र 10 से 15 मिनट निकालो डेली, चाहे टीम के साथ जब लंच कर रहे हो उस टाइम पे बात करो, या कभी बात करो और पूछो कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। अगर आपकी कंपनी के अंदर 100-200 इंप्लॉइज है तो मैं डायरेक्टली आपको हर एक बंदे से बात करने की बात नहीं कर रहा हूं। जिस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है, मैनेजर अपनी टीम से बात करेगा कि स्टेटस क्या चल रहा है। वो चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो सबको ढंग से बताई गई है, नहीं बताई गई है। वो चेक करेगा जो एक्चुअली प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो जो टास्क है, वो सारे टास्क की क्लैरिटी इंडिविजुअल टीम मेंबर के पास में है या फिर नहीं है। इसके अलावा टीम को पता होना चाहिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किसको कौन सा काम करना है, कौन अकाउंटेबल है, अगर कुछ भी हुआ तो कौन फंसेगा, किसको सुनना है। ये मैनेजर हो सकता है, ये एक टीम लीड हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। सबको ये पता होना चाहिए अगर आप फंसते हो, अगर कहीं पे बॉटलनेक होता है, कहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो आपको किसके पास में जाना है। वो बंदा जरूरी नहीं है आपका टीम का डायरेक्ट मेंबर होगा, बट वो एक एक्सपीरियंस बंदा होगा जो आपको गाइड कर सकता है कैसे आगे जाना है। टीम को पता होना चाहिए कि कौन से टास्क का अपडेट किस किस को देना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपनी कंपनी से। मान के चलो हमारे पास में एक क्लाइंट आता था, तो वो क्लाइंट था जिसका एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट भी बना रहे हैं, उसका एसईओ भी कर रहे हैं, गूगल एड, फेसबुक एड, एंड टू एंड सारी की सारी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हर एक के लिए इंडिविजुअल टीम बनी हुई है। एक टीम है एसईओ की, एक गूगल एड्स की, एक फेसबुक एड्स की, डैश डैश डैश।
तो क्या है, एक मैनेजर है जो कि मल्टीपल क्लाइंट्स को संभालता है। एक बंदे के अंडर 10 क्लाइंट्स आते हैं। अब हर एक क्लाइंट के पीछे एक स्पेसिफिक टीम बैठी है, एक स्पेसिफिक टास्क की। जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक टीम सिर्फ एक ही क्लाइंट को कैटर करती है, वो मल्टीपल क्लाइंट्स को भी कैटर कर सकती है। तो यहां पर क्या होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, जिसके अंडर सारे के सारे क्लाइंट्स आ रहे। नॉर्मली वो सेल्स वाला बंदा होता था और उसी का काम होता था कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, जो उसको प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करके देनी है, जो जो डेडलाइंस डाली हुई है वो सारी की सारी डेडलाइंस देखनी है। अब जो जो डिपार्टमेंट होते थे सबके एक मैनेजर होते थे। जैसे गूगल एड्स का एक मैनेजर है एक टीम का, तो उससे डायरेक्टली बंदा बात करता था कि भाई तू बता क्या स्टेटस चल रहा है। तो वो पूरी टीम का इंडिविजुअल टास्क नहीं चेक करता था, वो डायरेक्टली एक मैनेजर से पूछता था कि भाई तू बता पूरी टीम किस तरीके से कर रही है, कहीं पे फंस रहे हो या फिर नहीं फंस रहे हो। इसी बंदे का काम होता था टीम को टास्क देना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना। अब जब भी कभी कोई फंसता था कि भाई एक एड रन कर रहे हैं उसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ग्राफिक कुछ बनाया है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे के दे रहा, तो यहाँ पर आपको कंसल्ट करना है। अब कंसल्ट मेरे से ही डायरेक्टली किया जाता था, जहाँ में मुझसे पूछा जाता सर ये वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ये क्रिएटिव काम नहीं कर रहा है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं कंसल्टेंट था। मैं एंड टू एंड क्लाइंट को मैनेज नहीं कर रहा था, मैं उसकी एड रन नहीं कर रहा था, बट जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं उसको देख रहा था। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप थी जिसके अंदर मैं एज अ व्यूअर था। मैं किसी भी टीम का कोई भी टास्क देख सकता था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट मैं सबको टास्क असाइन नहीं कर सकता था। अब जितने भी लोग क्लाइंट मैनेजमेंट वाले थे, जो सेल्स वाले थे, जो क्लाइंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते थे, टीम से कम्युनिकेट करते थे, उनसे मैं डायरेक्टली बात करता था। तो मतलब मैं उनका एनालिटिक्स में चेक करता था कि भाई कितने क्लाइंट्स हैं, क्या रिटेनर चल रहा है, क्या टाइम पे काम हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। मुझे कोई लेना-देना नहीं है किसी की तबीयत खराब थी, क्या था, क्या नहीं था। मेरे को ये देखना है कि मेरे क्लाइंट का काम टाइम पे हो रहा है, नहीं हो रहा, डेडलाइन्स पूरी हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर फँसता था तो वो बंदा फँसता था, मैं डायरेक्टली उससे बात करता था कि भाई बता क्या चीज़ है। अब उसका काम होता था जहाँ पर इश्यू आया है उससे बात करना। तो आप समझ रहे हो एक तरह से कम्युनिकेशन फ्लो बना हुआ है। सबको पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है चीज़ को लेके, किसको क्या-क्या काम करना है, कौन फँसेगा अगर कांड होगा तो, किसको इन्फॉर्म करना है और अगर कभी फँसते हो तो कौन आपकी हेल्प कर सकता है। हमारी टीम के अंदर हमने ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बना रखी थी, वो था फ्लैग सिस्टम। फ्लैग सिस्टम का मतलब क्या था, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो काम है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसके चक्कर में मेरा टास्क थोड़ा डिले हो सकता है, तो अपने टास्क को फ्लैग कर सकते थे। तो फ्लैग से पता लगता था कि भाई ये बंदा डेडलाइन मिस कर सकता है। पॉसिबल रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कई बार सर्वर डाउन हो सकता है, कई बार कोई टूल काम नहीं कर रहा होता है, कई बार कोई अपडेट आ जाता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो वो फ्लैग कर सकता था जिससे हमको पता लग जाता था भाई ये बंदा डेडलाइन मिस करने वाला है, उसके हिसाब से अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट को आगे-पीछे कर लो। तो ये फ्लैग सिस्टम जो है ना, ये बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ भी यूज़ करती है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक टिप दूँगा, फ्लैग सिस्टम के अंदर ना ईमानदारी ज़रूर डालना। आपकी टीम में ऐसा कल्चर होना चाहिए, अगर आप फ्लैग कर रहे हो, तो उसको कोई सुनाएगा नहीं। फ्लैग क्यों कर दिया तूने? तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे बस की कुछ नहीं। नहीं, फ्लैग हमने इसलिए बनाया है जब इमरजेंसी है। जब भी आपका कोई टास्क डिले हो रहा है, तो ये नहीं है उस पे फ्लैग लगा देना है। टीम को क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई फ्लैग तभी लगेगा जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और हमको लग रहा है डेडलाइन पे काम नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद स्मार्ट में आता है एम। एम मतलब मेजरेबल। क्या आपके कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स मेजरेबल है? किसको कौन-सा काम असाइन करा जा रहा है? कोई क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आया है, क्या आप उसको सब पार्ट्स के अंदर तोड़ सकते हो? मुझे नहीं पता आप काम क्या करते हो, बट चाय बनानी सबको आती है। चाय बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है, गैस ऑन करनी है, पैन रखना है, पानी डालना है, पत्ती डालनी है, दूध डालना है, चीनी डालनी है, उबाला डालना है, छानना है, ठीक है? ये जितने भी प्रोसेस है, ये सारे के सारे सब टास्क है एक प्रोजेक्ट के। तो अपने किसी भी प्रोजेक्ट के सारे टास्क को छोटे-छोटे पार्ट के अंदर तोड़ दो कि भाई ये वाला टास्क इस बंदे का है और इसको ये वाला टाइम में कंप्लीट करके देना है। ये वाला टास्क इसका है, ये वाला टास्क इसका है, ये वाला टास्क इसका है। इससे क्या होता है, आपको भी क्लैरिटी रहती है कि किसका कौन-सा टास्क है, सामने वाले को भी क्लैरिटी रहती है। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आ गए हैं, उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इनफैक्ट उसके अंदर टास्क को ग्रुप भी कर सकते हो, मतलब स्टेजेस बना सकते हो कि फर्स्ट स्टेज ये होगी जिसके अंदर ये टास्क होंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड स्टेज होगी जिसके अंदर ये टास्क होंगे, देन ये होगा और सबकी डेडलाइन भी सेट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया भाई, लाइक का बटन दबाओ, कमेंट करो। अभी तक आपने क्या-क्या सीखा है उसको कमेंट करो पॉज़ करके, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को हमारे बारे में पता लगे,
ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाऊँगा। अब अगली चीज़ आती है ए मतलब अचीवेबल। हम जो भी टास्क बना रहे हैं वो एक्चुअली अचीवेबल होने चाहिए। अचीवेबल की डेफिनेशन ना बहुत अजीब है। हर फाउंडर ना अपने हिसाब से डेडलाइन सेट करना पसंद करता है। क्योंकि फाउंडर को लगता है कि भाई मेरा एम्प्लॉयी खाली ना बैठे, वो दिन-रात काम करता रहे, वो मज़दूर है। मुझे याद है एक टाइम पे ना मैं एक ऐप बना रहे थे पापा न्यूज़ करके। तो मेरा बर्थडे आ रहा था, तो मैंने कहा मेरे बर्थडे के ऊपर इसको रिलीज़ करना है, कैसे भी करके करना है, कैसे भी करके करना है, और मैंने कहीं न कहीं बहुत ही टाइट डेडलाइन रख दी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। जिसकी वजह से हुआ क्या, ऐप तो रिलीज़ हुई पर बहुत सारे बग्स थे। तो अगर आप बहुत टाइट डेडलाइन करते हो ना, नुकसान आप ही को होता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, टीम से पूछो कि भाई आपको क्या लगता है कि ये काम करने में कितना टाइम लगेगा? जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूँ, तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैं टीम से तो नहीं पूछता रहूँगा कि भाई बताओ कितना टाइम लगेगा? हमको एक्सपीरियंस हो चुका था, हमको पता था कि एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना है, तो उस पूरे प्रोसेस में कितना लगता है। तो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हो कि कितने टाइम के अंदर वो चीज़ होगी पूरी। जो हमारे क्लाइंट मैनेजर्स होते थे ना, वो क्लाइंट से मीटिंग करते, सब कुछ करते थे, पर डेडलाइन्स हमेशा डिपार्टमेंट का लीडर ही देखता था कि भाई मेरे को अगर फेसबुक ऐड रन करनी है, क्रिएटिव बनाना है, लैंडिंग पेज बनाना है, एसईओ स्ट्रैटेजी बनानी है, कितना टाइम लगेगा? वो अपनी डेडलाइन्स बताता था क्लाइंट मैनेजर को, वो जाके क्लाइंट को कम्युनिकेट करता था। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है। कई बार ना टीम को ही नहीं पता होता कि उनकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है। उनको लगता है इस एक्स-वाई-ज़ेड काम करने में उनको 3 दिन लगेंगे, बट अगर आप उनको खींचते हो तो उस काम को वो 2 दिन के अंदर में निपटा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बिज़नेस यूज़ की बात करके चलूँ, तो हमारी बिज़नेस यूज़ को एडिट करने में 40 मिनट्स के आस-पास लगता है, जिसमें एंड टू एंड सारा टास्क होता है। स्टार्टिंग में अपनी सारी बिज़नेस यूज़ मैं ही एडिट करता था और मुझे इतना टाइम लगता था। तो जब मैंने किसी को डेलीगेट किया, भाई तू कर अब ये वाला काम, तो मैंने देखा उसने पूरा-पूरा दिन लगाना शुरू कर दिया। मैंने उसको कहा नहीं भाई जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। जब मैंने उसको टाइट कंस्ट्रेंट में रखा ना, तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़नी शुरू हो गई। तो आज हमारे टीम मेंबर सिर्फ 40 मिनट के अंदर पूरी बिज़नेस न्यूज़, चाहे वो 20 मिनट की हो, उसको एंड टू एंड एडिट, अपलोड सब कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लर्निंग निकल के आ रही है कि भाई हो सकता है कि हमारी टीम को सही में ना पता हो कि कितनी डेडलाइन होगी। तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हम अपनी टीम को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। ये जो टेक्निक बता रहा हूँ, ये एस्टेब्लिश कंपनीज के लिए नहीं है, ये उन्हीं कंपनीज के लिए जो अभी बिल्ड कर रहे हैं। जब आप बिल्ड कर रहे होते हो, आपकी टीम छोटी होती है, तो वहां पर आप अपनी टीम को ओवरवर्क कर सकते हो। वहां पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि अगर क्वालिटी में कुछ ऊपर नीचे आया भी तो उसको हैंडल किया जा सकता है। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी होगी, वहां पर ये वाली चीज करी तो ये चीज बैकफायर कर सकती है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी अनरियलिस्टिक डेडलाइंस रख के देखनी है स्टार्टिंग के अंदर, और देखना है आपके एम्प्लॉयज किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर दो चीजों का ध्यान देना है, एक्चुअल आवर्स और प्लान्ड आवर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी टीम को कहा कि भाई ये वाला टास्क मुझे इस हफ्ते के अंदर चाहिए। एक हफ्ते के अंदर टीम 40 घंटे काम करती है, मान के चलते हैं, बट उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए 60 घंटे या 70 घंटे लगने थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, टीम रात रात तक बैठी हुई है, उसका काम को परफॉर्म करने के लिए करने की कोशिश कर रही है। ठीक है भाई, आप स्टार्टअप हो, टीम छोटी है, कभी कभार टास्क बड़ा आ जाता है, तो इस चक्कर में आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, समझ में आता है। आपने फिर से अपनी टीम के साथ यही टास्क का एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्या वो टाइम कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 से 3 बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, और आपको देखना है कि 10, 15, 20% का हर एक टास्क एट्रिशन में टाइम कम होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आपने टास्क दिया था वो 60 घंटे में पहली बार किया गया। दूसरी बार जब उसको किया तो वो 50 घंटे के आसपास हो गया। तीसरी बार जब उसको किया तो वो 45 घंटे के अंदर हो गया। चौथी बार किया तो वो 42 आवर्स में हुआ। पांचवी बार जब करके देखा तो 42, 40 आवर्स के अंदर रुक गया। दिस मीन्स दिस इज द पीक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट टास्क। ये जो मैं आपको हैक बता रहा हूँ ना, ये मैंने खुद से किया है, ये किसी फ्रेमवर्क में, बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसाइज़ भी मुझे कर सकते हैं कि भाई तुम मज़दूरी करवा रहे हो। बट कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका एक बेस्ट निकाला जाए। और बेस्ट निकालने के लिए कई बार मैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ जहाँ पर ओवरवर्क कराता हूँ। ओवरवर्क कराने के बाद जब एक एफिशिएंसी मेंटेन हो जाती है, तब मैं उनको छोड़ देता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? मैं एक एम्प्लॉयी को 8 घंटे के पैसे देता हूँ, उससे 12 घंटे का काम कराता हूँ,
बट एक्चुअली वो 8 घंटे के अंदर ही वो सारा का सारा काम कर देता है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाना उतना आसान नहीं होता था, क्योंकि एक सर्विस इंडस्ट्री थी और आपको घंटे के हिसाब से ही प्रॉफिट मिलता था। अगर आप टीम के घंटों को मैनेज कर पाते थे, तभी आपका प्रॉफिट बन पाता था। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने कॉन्स्टेंटली अपनी टीम को लोड के अंदर डाला, 2 से 3 हफ्ते के अंदर टीम बर्नआउट कर जाएगी। बर्नआउट में होगा क्या? बंदा 12 घंटे ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है, कंप्यूटर के आगे लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, पर एक्चुअली वो 6 घंटे का भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जिस काम को करने में 4 घंटे लगते थे, 5 घंटे लगते थे, 6 घंटे लगते थे, आज वो सेम एम्प्लॉयी 12 घंटे में, 14 घंटे में उस टास्क को कर पा रहा है। मेरे हिसाब से ज्यादातर सर्विसेज बिजनेस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको अपनी एम्प्लॉय की प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं पता होती कि भाई ये बंदा इस स्पेसिफिक टास्क को कितने घंटे में करता है, महीने के अंदर वो कितने टास्क करता है, मैं उसको कितने देता हूँ, वो मुझे कितने कमा के देता है। ये जो प्रॉब्लम है, इसको कभी अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती है। यहाँ पर मैंने अपना खुद का सिस्टम थोड़ा सा जुगाड़ सा बना रखा था, बट जो मैं चीज बता रहा हूँ ना आपको, वो सारी चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट करी है, मैंने एग्जीक्यूट करी है। जब उसके अच्छे रिजल्ट आए तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली बहुत सारे लोग पेड कोर्स करते हैं इस टाइप की वीडियोस के लिए, जहां पर आपसे लाखों रुपए लिए जाते हैं, और वो जो लोग आपको सिखा रहे होते हैं वो ट्रेनर ही होते हैं। वो कभी मैकेंजी का, कभी ब्राइन का, कभी कहीं का फ्रेमवर्क उठा के आपको बता देते हैं। ऑल तो मैं भी यही कर रहा हूँ, बट बहुत सारी ऐसी चीजें भी शेयर करता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में करके देखी है। अब यहाँ पे एक और चीज करनी है, हमको क्या करना है, अपनी टीम का लोड का लेवल चेक करने के लिए एक सर्वे लेना है। एक सर्वे का मतलब क्या, 2 से 3 सवाल पूछने हैं उनसे। वो क्विक सर्वे होना चाहिए, मेल पे हो सकता है, व्हाट्सएप के ऊपर हो सकता है, डायरेक्टली बात करके पता कर सकते हो क्या ये जो लोड आ रहा है तुम इसको हैंडल कर भी पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ये तो नहीं हो रहा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट फील कर रहे हो। अब कोई कहेगा भाई मैं तो फाउंडर हूं, मैं तो पैसे दे रहा हूं उसको, स्ट्रेस होता रहेगा, मेरे को क्या लेना देना इस बात का। बट एक्चुअली अगर स्ट्रेस होगा तो बर्नआउट हो जाएगा, और बर्नआउट की वजह से आप ही को नुकसान होगा। अभी बर्नआउट क्या होता है, मैं आई बटन में एक वीडियो दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसको देख लेना। उसमें आपको समझ में आएगा बर्नआउट होता क्या है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। पूरे डिटेल के अंदर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है। तो ये तो हो गया फ्रेमवर्क, बट अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कोई बंदा ओवरवर्क्ड है। बहुत आसान तरीके है। पहली चीज, वो छुट्टियां मारेगा, वो बीमार रहेगा, कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ के अंदर इश्यूज रह रहे होंगे, वो फ्रस्ट्रेशन वाला बंदा होगा, चिढ़ रहा होगा, इरिटेट हो रहा होगा, मोटिवेशन नहीं होगा उसके अंदर काम करने का। वो ऐसी ऐसी गलतियां करेगा ना जिसके लिए स्किल नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप के अंदर वो पासवर्ड भर रहा है और बार बार इनकरेक्ट आ रहा है, वो कह रहा है क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, पर गलती क्या है, कैप्स लॉक का बटन ऑन है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी आप नोटिस कर सकते हो कि आपका टीम मेंबर या फिर कोई भी आपका एम्प्लॉय बर्नआउट है, या फिर आप खुद बर्नआउट हो। बर्नआउट से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपकी टीम जितना झेल सकती है उतना ही उनको काम देना। कभी वंस इन अ वाइल एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर चीजें चलती है, बट कॉन्स्टेंटली अगर ओवरवर्कड रखोगे तो वो बर्नआउट हो गए ही होगे। और चेक कैसे करना है, पास एक्सपीरियंस से। ये जो चीज है मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी टीम का साइज 50-100 मेंबर्स का हो चुका है। वहां पर आप टीम के बारे में ज्यादा सोच सकते हो, बट अगर आपकी टीम ही 4-5 बंदों की है तो कई बार बर्नआउट करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता। इसका सॉल्यूशन एक ही होता है, हफ्ते भर घिसो, उसके बाद 2 दिन घूम के आ जाओ, ट्रिप ले लो, 3 दिन की, 4 दिन की लगातार छुट्टी दे दो। सबसे बड़े 2 एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आते हैं, भाई पेटीएम ने इनिशियल जब वो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे, अपने जितने भी नए डेवलपर्स थे उनको बहुत ही फ्लेक्सिबल डेडलाइन दी थी। मतलब ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, ताकि प्रेशर ना आए। गूगल पे इंडिया की अगर हम बात करके चले तो उन्होंने भी यही किया था, अपनी टीम को एक एक फीचर डेवलप करने के लिए पूरा टाइम दिया था कि तुम आराम से बनाओ। और इसका रीजन पता क्या है, जो नए लोग होते हैं और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उनकी डेडलाइन में फर्क होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, इनएक्सपीरियंस होंगे, वो शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे। अगर किसी बंदे ने किसी इंडस्ट्री के अंदर 4 साल 5 साल काम किया है ना, और आप नए आए हो, चाहे आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप दोनों के काम करने के स्पीड के अंदर फर्क होगा। आप दोनों के वर्कलोड मैनेजमेंट में फर्क होगा। आप 5 घंटे कॉन्स्टेंटली काम करोगे, थक जाओगे, सामने वाला 8 घंटे 10 घंटे काम कर पाएगा। आपको कभी टाइट डेडलाइन मिलेगी तो आपके रूम पे खड़े हो जाएंगे, और उसके लिए वो नॉर्मल होगा। और यहाँ पे मैं फाउंडर्स को बता देता हूँ, भाई भगवान के लिए जो आपके टॉप बेस्ट एम्प्लॉयज होते हैं उनको ओवरवर्क मत किया करो। नॉर्मली क्या होता है, ये गलती मैंने भी बहुत करी है, जहां पर क्या होता है, कोई भी काम आए, यार इसको समझ में नहीं, चल इससे बात कर लिया,
नहीं यार, इससे बात कर लियो यार, इससे बात कर लियो। सारा काम एक ही बंदे को आप दे देते हो क्योंकि आपको लगता है ये बंदा है जो कि सारा काम कर सकता है, बट उसकी वजह से अगर वो बर्न आउट हो जाएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। ये वाली गलती आज भी मैं करता हूँ जहाँ पर एक ही टीम मेंबर को ये वाला काम ये कर लेगा, ये वाला काम ये कर लेगा, ये वाला काम ये कर लेगा, जिसकी वजह से उस पे लोड बढ़ जाता है। फिर बाद में रियलाइज़ होता है अरे मैंने इतना सारा काम दे दिया, चलो इसको काम को कम करा जाए। यहाँ पे मैं आपको एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मैंने अपनी एजेंसी टाइम पे किया था जहाँ पर एक टाइम सेट कर दिया गया था कि भाई इस टाइम के बाद में कोई काम नहीं होगा। मैंने क्या देखा, बड़ी कंपनीज़ कहती हैं कि भाई रात के 9 बजे के बाद में कोई ईमेल चेक नहीं करेगा, अगर कोई ईमेल आएगा भी तो आपको रिप्लाई करने की लायबिलिटी नहीं है। तो मैंने उसी लॉजिक को उठाया और मैंने अपनी कंपनी में कहा कि 6 बजे के बाद सब चले जाएंगे चाहे कितना भी काम पेंडिंग हो, और इस चीज़ को मैंने लंबे टाइम तक एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे पता है मुझे क्या दिखाई दिया? टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जिस काम को उनको करने में 5 घंटे लगते थे, उस काम को 4 घंटे, साढ़े 3 घंटे में करने लग गए। इसके बहुत सारे पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। एक, वो रिलैक्स फ़ील कर रहे थे, जिसकी वज़ह से काम करने में ज़्यादा फ़ोकस, एनर्जी वग़ैरह रहती थी। दूसरा, उनके लिए एक्चुअली डेडलाइन टाइट हो गई थी, उनको थोड़ा और खिंच के काम करना पड़ रहा था। बट मेरे लिए इस चीज़ ने बहुत रिज़ल्ट दिया। अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हो अपनी कंपनी के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप अपनी कंपनी को सुधारना चाहते हो, तो आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत है। पहला है टाइम ट्रैकिंग टूल, जो आपको बताएगा कि एक्चुअली कौन-सा टास्क करने में कितना टाइम लग रहा है। आप एक्चुअली ट्रैक कर पाओगे किस-किस टास्क को करने में किस-किस एम्प्लॉयी को कितना-कितना टाइम लगा, जिसकी वज़ह से जो एम्प्लॉयी है वो भी समझ पाएगा, प्लस आप भी समझ पाओगे। दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जो आपको बताएगा कि भाई कौन-सा प्रोजेक्ट आया है, उसके अंदर कौन से टास्क का कितना-कितना स्टेटस है, कौन बंदा डेडलाइन पे जा रहा है, कौन डेडलाइन से पीछे जा रहा है, आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। और ये दोनों फीचर हमारी खुद की ऐप के अंदर भी है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और ये फ्रीमियम है, जिसको आप मज़े से इंटरनली यूज़ कर सकते हैं। अब स्मार्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ आती है आर। आर मतलब रेलेवेंट। हमको ना उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक कंपनी के अंदर ना 1000 चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेटीएम जब अपना प्रोडक्ट बना रहा था तो उनके लिए वॉलेट सबसे इम्पोर्टेंट था, तो उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी वॉलेट पे लगा रखी थी, बाकी फीचर्स बाद में बनाए गए। तो इसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ, वर्कलोड मैनेजमेंट मैट्रिक्स। अब इसमें होता क्या है? हमको एक टेबल बनानी है जहाँ पर इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से चीज़ों को अलाइन कर देना है। तो कुछ ऐसे टास्क हो गए जो कि हाईली इंपॉर्टेंट हो गए बट अर्जेंसी के अंदर लो हो गए। कुछ ऐसे हो गए जो लो इंपॉर्टेंस के हो गए बट अर्जेंसी के अंदर हो गए। तो यहाँ पे जितने भी टास्क है ना, उसको हमको इस मैट्रिक्स में भर देना है कि वो हाईली अर्जेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, या फिर लो अर्जेंसी लो इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात, अगर बहुत ही अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है तो करो उसको। सबसे पहली चीज वही होनी चाहिए। अब कोई ऐसा टास्क है जो कि बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्यों कर रहे हो? उसको बंद करो ना भाई। अगर कोई काम ऐसा है जो कि भाई अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, दे दो किसी और को, आउटसोर्स कर दो। हमारी एजेंसी के अंदर हमने बैकलिंकिंग का काम आउटसोर्स करना बहुत पहले शुरू कर दिया था, क्योंकि ये काम अर्जेंट था बट इंपॉर्टेंट नहीं था। इस काम को कोई भी कर सकता था, तो हमारी एजेंसी के अंदर बैकलिंक का काम आउटसोर्स ही होता था। और मान लो कोई ऐसा काम है जो कि अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, उसको प्लान करो कि भाई फ्यूचर में उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कब करना है। यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ स्विगी का। उनके अर्ली टाइम के अंदर ना, उनका कस्टमर का फीडबैक का जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसका रिप्लाई करना अर्जेंट था भाई, क्योंकि परेशान हो रहे लोग, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उनका इंपॉर्टेंट था प्रोडक्ट को बेटर करना। तो उन्होंने अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम को डेलीगेट कर दिया। बेसिकली एक स्पेसिफिक बंदे लेके आए जो कि कस्टमर सपोर्ट का काम देख रहे हैं, क्योंकि जो उनकी कोर टीम थी वो प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी। स्मार्ट फ्रेमवर्क के सबसे आखिरी पार्ट पे आते हैं, वो है टी, टाइम बाउंड। तो सिंपल सी बात, अगर हम कोई भी डेडलाइन सेट कर रहे हैं तो वो टाइम बाउंड तो है ही, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, 15 से 20% एक्स्ट्रा टाइम जो भी हम डेडलाइन ले रहे हैं उसके ऊपर रख के चलना है। अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो गलत होगा, मान के चलो। क्योंकि एक्चुअली बिजनेस करना बुक्स में आसान लगता है बट रियलिटी बहुत कुछ होती है। कई बार पेमेंट नहीं आती है, कई बार कार्ड पेमेंट फेल हो जाती है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी ऑफलाइन दुनिया के अंदर कुछ हो जाता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, उसके लिए माल चाहिए था, अचानक लॉकडाउन लग गया, वो माल नहीं आ पाया, या आपका वेंडर माल भेज रहा था, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया रास्ते के अंदर। बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 15 से 20% एक्स्ट्रा टाइम हमेशा मान के चलो। अगर आपने क्लाइंट को बोला है कि 15 दिन के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर होगा, तो टीम को आप यही बोलो कि भाई 10 से 12 दिन का ही टाइम है मैक्सिमम, और कोशिश करो कि वो काम 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए।
अगर हो जाता है तो क्लाइंट भी खुश, सबके सब खुश, हम अपनी एनर्जी को बाकी जगह पे लगा सकते हैं। बट अगर नहीं होता है तो क्लाइंट नाराज नहीं होगा, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टाइम से एक और चीज बता देता हूँ जो कि मैंने प्रॉब्लम देखी है। अगर फ्लैगिंग हो रही है, आपको पता लग रहा है कि कुछ हो गया है कांड जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो प्लीज अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करो और क्लाइंट को कम्युनिकेट करो, या जो भी स्टेक होल्डर है उसको कम्युनिकेट करो। ये प्रॉब्लम कोविड टाइम्स में बहुत ज्यादा देखी गई थी, जहां पर क्लाइंट का काम तो उठा लिया गया था, बट टीम उधर उधर हो गई थी, जिसके चक्कर में काम ढंग से स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा था और बहुत सारे टास्क के ऊपर फ्लैगिंग आ रही थी, और वो फ्लैगिंग हमको क्लाइंट को भी कम्युनिकेट करनी पड़ रही थी। उस टाइम तक 7-8 साल हो चुके थे, 9 साल हो चुके थे मुझे काम करते करते, तो मुझे कभी भी इतना खतरनाक डेडलाइन का क्रंच नहीं आया था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है तो क्लाइंट को कम्युनिकेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही था कि इस तरीके से हम बेटर डेडलाइन सेट कर सकते हैं, हमारी टीम भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, क्लाइंट भी खुश रहे, सबका साथ सबका विकास रहे। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी सिखाए हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। मैं जो सीरीज बना रहा हूँ ये बहुत ही कम लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनकी ये हेल्प करेगा। इस सीरीज को मैं व्यूज के लिए बना ही नहीं रहा हूँ, इस सीरीज को मैं एक लेगेसी बना रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर कभी भी किसी को प्रॉब्लम आए तो भाई ये वीडियोस पढ़ी है जिससे आप सीख सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको एमबीए के अंदर भी नहीं सिखाई जाएगी। तो फाइनली मैं आपको एक एक्शन प्लान बताता हूँ किस तरीके से रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करनी है। सबसे पहले हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के अंदर जो भी काम है उसको टुकड़ों के अंदर बांटना है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, उसके आगे डेडलाइन लिखनी है, उसके आगे लिखना है कि भाई इसका काम को करने वाला कौन है। अगर पॉसिबिलिटी है टास्क को ग्रुप कर देंगे तो हम ग्रुप कर देंगे। उसके बाद जितने भी टास्क है सबकी हम डेडलाइन सेट करेंगे, कितने टाइम के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो हमारे पास एक्सपीरियंस पे भी हो सकता है कि हमको कितना लगता है कि हो जाना चाहिए, या फिर हम टीम से पूछ सकते हैं तुमको क्या लगता है कितने टाइम में हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम सबको कम्युनिकेट करेंगे कि भाई किस किस का कौन सा काम है, किसको क्या क्या करना है, कौन यहाँ पर मैनेजर होने वाला है, अगर कोई भी कांड होता है तो कौन लायबल होगा, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो किसको कंसल्ट करना है, और किसको हमेशा आपको लूप इन रखना है कि भाई काम का स्टेटस क्या क्या चल रहा है। उसके ऊपर हम अपने एंड से 15 से 20% ऐड कर देंगे ताकि एक सेफ ब्रैकेट हमारे लिए बना रहे। उसके बाद हम सारे स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करेंगे कि क्या डेडलाइन है, क्या माइलस्टोन है, क्या चेक पॉइंट्स है, कि कौन सी चीजें, कौन सा फेज किस किस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये काम करते करते हम अपनी टीम का वर्कलोड भी चेक करेंगे, एम्प्लॉय की हेल्थ भी चेक करते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि भाई कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं फंस तो नहीं रहे हो। और फाइनली एक फीडबैक लूप सिस्टम बनाएंगे। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हम अपनी पूरी टीम से डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या सीखा, क्या क्या गलतियां करी, कैसे बेटर कर सकते थे, क्या डेडलाइन सही थी या फिर नहीं थी, क्या ज्यादा वर्कलोड लग रहा था, क्या आपको और टीम मेंबर्स चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आप और काम भी ले सकते हो। अगर आपने सारी चीजें समझ ली है ना, तो आपको अब डेडलाइन बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। रियलिस्टिक डेडलाइन का पूरा सिस्टम आपको मैंने सिखा दिया है, किस तरीके से रियलिस्टिक डेडलाइन बनाई जाती है। तो चलिए इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी ये वीडियो देखने हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूँ अब दुआ कुछ बाकी ही नहीं।